नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और ये वक्त है हेलो डॉक्टर का। इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है आपकी शंकाओं को दूर करने की, समाधान आप तक, आपके घर तक पहुंचाने की डॉक्टरों के जरिए। कोरोना के आंकड़े लेकिन देखिए लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ बच्चों में हो रहे संक्रमण को लेकर अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई शंका है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फोन, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो कहते हैं कि सही समय पर सही जानकारी और सही शख्स तक आपकी अप्रोच आपको किसी गंभीर समस्या में पहले से ही पड़ने से बचा लेती है, और इसीलिए सबसे मजबूत कड़ी है इस वक्त डॉक्टरों की सही जानकारी। और ये जानकारी देने के लिए हमने आज अपने गेस्ट पैनलिस्ट में जिन डॉक्टर्स की टीम को आमंत्रित किया है, उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे कराती चलूं। डॉक्टर रीता चकोर, गायनेकोलॉजिस्ट एनएमसीएच पटना से हमारे साथ इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शीला अवनीश, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आईजीआईएमएस पटना के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रत्नेश चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईजीआईएमएस पटना में, सर आपका भी बहुत स्वागत। चूंकि अब हमारी पूरी चर्चा जो है इस वक्त उन नौनिहालों पर केंद्रित है जिन्हें लेकर हर तबका परेशान है, इस वजह से क्योंकि इनके ऊपर कोई आफत ना आए, इसलिए माता पिता पहले से सजग हो जाना चाहते हैं। माता पिता ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी आदतों को अपने घर में हम एक बार फिर से शुरू करें जिस वजह से बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें और उन्हें बचाया जा सके किसी भी आने वाली अदृश्य बीमारी से, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर रीता चकोर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आपके अनुभव के अनुरूप इस वक्त बच्चों के ऊपर जो एक अनहिडन सा जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस करने की बात कही जा रही है, जो जानकार कह रहे हैं कि हो सकता है कि चूंकि अभी वही तबका जो है इस वक्त अफेक्टेड बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि उनके ऊपर आने वाले वेव का असर हो। तो आखिर एक माता पिता अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करें? जहाँ तक ये थर्ड वेव का सवाल है, जिसके लिए अभी कहा जा रहा है कि इस वेव में बच्चों का संक्रमण ज़्यादा होगा, और ये इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि फर्स्ट वेव में 5% बच्चे संक्रमित हुए थे, सेकेंड वेव में 10 to 15% बच्चे, तो अभी 60% बच्चे हैं जो कि संक्रमण से दूर हैं। और ये जो संक्रमण है ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो, और इम्यूनिटी आती है या तो इम्यूनाइजेशन से या फिर इन्फेक्शन से। तो फिर चूंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए कहा जा रहा है, हालांकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि बच्चे ही संक्रमित होंगे, लेकिन इस बार का जो वेव है वो शायद बच्चों को ज़्यादा संक्रमण करे। तो हम जो हमारा नॉर्म है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क एंड हैंड हाइजीन, इसकी शिक्षा आप अपने बच्चों को दें, बाहर निकलने से बचाएं। बच्चों को घर में रहने के लिए बहुत तरह की आप बातें बता सकती हैं, उनके लिए कुछ तरह का खेल इंडोर ये सब आप अरेंज कर सकते, जिससे कि लेकिन बच्चे बहुत कंप्लायंट होते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे अगर उन्हें अच्छी तरह समझाया जाए। तो हैंड वॉशिंग, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग उनको सिखलाइए, वो अपने बड़ों को भी बताएंगे कि इस तरह से करो और दूसरों को भी बताएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों को बचाने के लिए। और ये तो अभी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिया गया है और बच्चे घर में हैं, हालांकि ये भी इन लोगों के लिए दिक्कत है, लेकिन उन्हें खुश रखना, उन्हें किस तरह से संभाल के रखना, ये तो पेरेंट्स इस बात को आप भी समझ रही होंगी कि वो बच्चे जिनका विकास ही कहा जाता है कि खुले एनवायरनमेंट में होता है,
बच्चे सबसे ज्यादा अगर मजबूत होते हैं तो वो मिट्टी में खेलकर होते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट के साथ उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा फाइट करती है और वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे में बच्चे इंडोर हैं, अब घरों में कैद हैं। इन ऐसे हालात में बच्चों को दूसरी परेशानी ना हो, उससे कैसे बचेंगे ये भी जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ के हैं, सुमन कुमार दरभंगा से। सुमन, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा 2 सवाल है जी। एक सवाल ये है कि मैं पिछले महीने में मैंने 27 तारीख को आरटीपीसी टेस्ट करवाया था तो पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। और मैंने फर्स्ट डोज की वैक्सीन 22 मार्च को ले ली थी। तो पॉजिटिव निकलने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने जो दवा बताई वो मैंने खा लिया और 14 दिन आइसोलेशन में रह के मैं पूर्णतः ठीक हो गया। उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। ये क्या सही है? डॉक्टर शील अवनीश क्या सजेस्ट करेंगे? इनकी चिंता ये है कि इन्होंने दोबारा टेस्ट नहीं कराया जिससे ये कंफर्म हो पाए कि ये निगेटिव हो गए या नहीं हुए, हालांकि ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हाँ विवाजी से ये सवाल बहुतों के जहन में रहता है कि हमने एक बार आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गया, हमें दोबारा टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है। तो एक वाजिब सा सवाल है। आज की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो दोबारा आरटीपीसीआर करके हमें निगेटिव करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि अगर आप कोई हेल्थ केयर वर्कर है और आपको कहीं उस तरह की सर्विसेज देनी है। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं उसके 10 दिन के बाद हम उनको आरटीपीसीआर निगेटिव मान सकते हैं। इसीलिए इसमें इनकी जो असमंजस है कि मुझे आरटीपीसीआर दोबारा कराना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं, आपका फीवर या सैचुरेशन इस तरह की कोई लक्षण नहीं है, तो आप अपने आप को कोविड निगेटिव मान सकते हैं, बशर्ते कि 14 दिन आपका क्वारंटाइन पीरियड हो गया है। और दूसरा, आपका जो सेकंड डोज इम्यूनाइजेशन की बात है, उसको भी आप जब से आप कोविड पॉजिटिव हैं उसके 1 महीने के बाद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका वो सेकंड डोज का टाइम भी आ जाता है तो उस शेड्यूल को मिस नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको कराना है डिस्पाइट कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है। तो इस 2 चीज को हमको ध्यान रखना, एक तो वैक्सीनेशन हमारा समय पे हो, बशर्ते कि हमें कोविड का लक्षण नहीं है, और दूसरा आरटीपीसीआर आज के डेट में हमें करा के निगेटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, 10 दिन के बाद हमारे अगर कोई लक्षण नहीं दिखते तो हम अपने आप को आरटीपीसीआर निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, आप खुद फिट महसूस कर रहे हैं, तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट के जरिए निगेटिव उसे जांचने की आवश्यकता आपके लिए तो कम से कम नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ चुकी हैं, देविका। देविका, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा आंख में जलन है और बाएं साइड में दर्द है। बाएं साइड मेरा आंख में जलन है। देविका, पहले तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, और उसके बाद क्या आपको ये कितने दिनों से परेशानी हो रही है, आपकी उम्र क्या है, और आप कोविड पॉजिटिव हुई थी कभी? हाँ, कोविड पॉजिटिव हुए थे लेकिन निगेटिव आया। उसके बाद आंख में जलन और बाएं साइड कान की तरफ दर्द होता है और सर में हल्का हल्का दर्द है। डॉक्टर रत्नेश चौधरी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें आप, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव हुई थी, बाद में निगेटिव हो गई, लेकिन अब इस तरह की परेशानी से जूझ रही हैं। देखिए, अगर ये पॉजिटिव हुई थी और अब निगेटिव हैं, लेकिन इनको जो समस्या हाल फिलहाल आ रही है, तो इसके लिए जो है तुरंत वो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या पटना के आईजी में संपर्क करें, जहाँ पर कि इस तरह की विशेष व्यवस्था की जा रही है। और सिर में दर्द है और आंखों में तकलीफ है तो उन्हें आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर सूजन है तो तुरंत उसको देखना पड़ेगा, कि क्योंकि ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहाँ की निगेटिव होने के बाद भी कई पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है या कई अन्य समस्याएं भी हो सकती है। हो सकता है इनको पहले से भी समस्या रही हो, साल 2 साल पहले, 6 महीना पहले से भी रही हो, उसकी भी पूरी जांच करवानी पड़ी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये कोरोना के बाद ये बता रही है तो काफी संभावना है कि स्थानीय जो वहाँ लोकल जो इन्फेक्शन हो सकता है इनको म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें घबराने की बात नहीं है, हाँ ये सजग होने की बात है। इसलिए इनसे निवेदन होगा कि ये तुरंत जो है कोई नजदीकी जो हॉस्पिटल है, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, वहाँ जाके मिले और वहाँ पर इनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही साथ इनको जो है अपने प्रॉपर जो हाइजीन है उस पर व्यवस्था उनको ध्यान देना होगा। उनके अपने हाथ और जो चेहरे है उसको लगातार साफ करते रहने होंगे। लेकिन तात्कालिक उपाय यही कि इनको अगर समस्या है तो तुरंत जो है स्थानीय डॉक्टर या कोई भी नजदीकी विशेषज्ञ से मिले, ताकि वो बेहतर उनकी देखभाल करें
साथ ही साथ वो किसी विशेषज्ञ जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, खासकर जो फंगस वाला है, जो क्योंकि सरकार ने जो है इसको एक डिजीज घोषित कर दिया है, तो स्थानीय रूप से जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे ये जरूर मिले, विशेष रूप से आंखों के डॉक्टर से। बिल्कुल। तो देविका, आप जो डॉक्टर रत्नेश बता रहे हैं, आप इसके अनुरूप जरूर अपना टेस्ट करवा लें। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, आपको किसी तरह की परेशानी ज्यादा ना उठानी पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जोड़ के आए हैं जमुई से, नीरज, आप अपना सवाल पूछें। ये जैसे मुझे सर्दी खांसी है, ठीक ना, तो मैं वैक्सीन करवा सकता हूँ क्या? तो जहां तक जानकारी कहती है, या फिर इससे पहले भी वैक्सीनेशंस को लेकर स्थितियां हमेशा यही रही हैं कि अगर आप इस तरह के किसी वायरल फ्लू या फिर सर्दी खांसी से जूझ रहे हैं तो उस दौरान वैक्सीनेशन से आपको बचना चाहिए। फिर भी मैं चाहूंगी कि रीता चकोर, आप इन्हें क्या गाइड करेंगी? ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी इस वक्त उन्हें वैक्सीनेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उन्हें सर्दी खांसी हुई है तो पहले उसके लिए उन्होंने टेस्ट कराया या ही नहीं? RT-PCR टेस्ट कराया है क्या? सर्दी खांसी तो अभी पैंडेमिक के टाइम में हमें सबसे पहले सोचना चाहिए और कोविड इन्फेक्शन के बारे में। क्या उन्होंने टेस्ट कराया है? इसकी जानकारी तो उन्होंने नहीं दी है डॉक्टर रीता, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले उन्हें कोविड टेस्ट तो जरूर करा लेना चाहिए, अगर वो नेगेटिव है उसके बाद क्या वो करा लेना चाहिए। अगर वो निगेटिव है तो भी थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं, ये फ्लू अगर है उनका तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद वो करा लेंगे वैक्सीनेशन। मैम, एक सवाल ये भी आम लोगों के मन में उठता है कि सर्दी खांसी के दौरान अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं या फिर आपको फीवर था, आपने भले उसे जांचा ना हो लेकिन आपको महसूस हो रहा था और उस दरमियान आप वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो क्या ये वैक्सीन आप पर कारगर नहीं रहती है? ये उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इम्पैक्ट तो रहेगा ही, लेकिन वो सर्दी खांसी के कारण जो वायरल अगर कोई और इन्फेक्शन बॉडी में है जी, तो इस वायरल इन्फेक्शन अगर फिर हम एक वायरल डोज लेते हैं तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा सिम्टम्स हो, ज़्यादा परेशानी हो। और ऐसे तो वैक्सीन का जो इफेक्ट है, जो एंटीजन है, वो तो एंटीबॉडी तो बनेगा ही, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा, लेकिन उनको तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल। तो आप सबसे बेहतर ये होगा, डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कि आप पहले अपना टेस्ट करा लें, आप इससे लेकर निश्चिंत हो जाएं। दूसरी बात ये कि आप पहले इस फ्लू से निजात पा लीजिए। इसे तकरीबन 2 से 3 दिनों का एक नॉर्मल जो टेन्योर होता है, उसके बाद आपकी सर्दी खांसी भी ठीक हो जाती है, तो उसके बाद आप वैक्सीनेट हों। सुबोध हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं समस्तीपुर से। सुबोध, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, वो हाथ पैर में जो है इन्फेक्शन होता है और करीब करीब वो हमेशा होते रहता है, वो इन्फेक्शन अभी भी है, तो हम कोरोना का सुइया ले सकते हैं कि नहीं? वो मेरा लड़का है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। उम्र क्या है आपकी लड़के की? वो 18.5 साल हुआ है। और इन्फेक्शन जो उन्हें होती है, आपने कभी डॉक्टरी सलाह ली है? किस तरह का इन्फेक्शन है उन्हें? डॉक्टर से सलाह बहुत 2-3 साल पहले लिए थे वो, लेकिन ठीक ठाक नहीं हुआ, तो हम हमेशा जो है उसको दवा लेके देते हैं, वो दवा खाता है तो ठीक है। सुबोध, आप लाइन पर बने रहिए, आप लाइन पर बने रहिए। डॉक्टर शील अवनीश, क्या सजेस्ट आप इन्हें करेंगे, और अगर कोई सवाल आप जिसका जवाब जानना चाहते हो इनसे? हाँ विभा जी, सही। मैं एक सवाल मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये बीमारी इनके बच्चे को कितने दिन से है? ये बीमारी क्रोनिक है या एक्यूट है अभी हाल फिलहाल में? ये बस इतनी जानकारी हमें दे दें तब हम कुछ सलाह दे सकते हैं। सुबोध, आपने सुना होगा डॉक्टर ये जानना चाह रहे हैं कि कितने दिनों से इस तरह की परेशानी आपके बच्चे को है? सुबोध, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी। आपके बच्चे को कितने दिनों से ये परेशानी हो रही है? ये 7-8 साल से हो रहा है परेशानी, लेकिन वो छूट जाता है, फिर हो जाता है गुलगुल हो करके, और धब्बा टाइप के हो जाता है लाल, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी घुटना पे। डॉक्टर शील, ठीक है विभा जी, जैसे ये बता रहे हैं, हाँ जैसे ये बता रहे हैं, ये क्रोनिक स्किन डिजीज का लक्षण है। बहुत सारे ऑटोइम्यून स्किन डिजीज आते हैं, जैसे सोरियासिस वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बीमारी हैं जो स्किन की है,
जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ऑटो इम्यून डिजीज है जो बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, तो उस तरह का कोई हो सकता है बीमारी हो। बट डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सबके लिए कारगर है, चाहे उसे क्रोनिक किसी भी तरह की स्किन डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, दमे की शिकायत हो। बस ये है कि जब हम वैक्सीनेट करा रहे हों, हमारे अंदर कोई एक्यूट फीवर या कोविड के सिम्टम्स ना हो या किसी तरह की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट ना हो, जैसे हम कैंसर की ट्रीटमेंट करा रहे हों। तो उस तरह की बीमारी अगर नहीं है, उस तरह के कोई अगर सिम्टम्स नहीं है तो वैक्सीनेशन कराएं। तो स्किन डिजीज हो, इवन मैं कहना चाहूँगा, ये बार बार हमने कहा भी है कि हार्ट के मरीज हों जो सबसे गंभीर माने जाते हैं, इनको कोई दिक्कत हो, दमे की शिकायत वाले मरीज हों जिनको सांस की प्रॉब्लम है, कोविड में सबसे बड़ा दिक्कत यही सांस की हो रही है, या शुगर के मरीज हों या और किसी भी प्रकार के मरीज हैं, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं कि वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है जिससे हम इस बीमारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस बीमारी को दूर कर सकते हैं अपने से। और इसमें कोई शंका या कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना है कि हमें वैक्सीनेशन कराना है या नहीं कराना है। आज की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 18 साल से जिनकी ज्यादा है वो वैक्सीनेशन अवश्य करें। बिल्कुल, तो सुबोध आपको ये और जानकारी इसको बहुत बाकी लोग में भी प्रचलन करें, बिल्कुल काम आएगी और आप अपने बच्चे को जरूर वैक्सीनेट करा सकते हैं। हालांकि जरूर ये देख लें कि उन्हें फीवर की समस्या ना हो रही हो, उन्हें सर्दी खांसी ना हो और उनमें कोरोना के लक्षण ना हो। अगर कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो पहले आप जांच कराएं और उसके बाद निश्चिंत होकर आप वैक्सीनेट कराएं। आप जरूर अपने बच्चे को वैक्सीनेट करा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं पश्चिम चंपारण से, रत्नेश। राजन आप अपना सवाल पूछिए। जी सर। हेलो सर। राजन आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा जो लीवर है वो एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो क्या सर इस कंडीशन में वैक्सीनेशन ले सकता है? डॉक्टर रत्नेश चौधरी क्या सजेस्ट करेंगे? इनको लीवर की समस्या है। देखिए, इनका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है इनको कोई लीवर की पहले से बीमारी हो, तो जो इनके डॉक्टर उनसे बात कर लें। अगर हो सकता है इनको पहले, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इनको पहले कोरोना हुआ था नहीं हुआ था, कई बार दवाएं चलती हैं उससे भी एसजीपीटी बढ़ सकता है, तो इनको इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर वो उसके कारण बढ़ा हो, धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाएगा और एक में अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार वो वैक्सीन ले सकते हैं 2 से 3 महीने के बाद, अगर उनको कोरोना हुआ है तो। लेकिन अगर नहीं हुआ है और किसी अन्य बीमारी से या लीवर डिजीज से या किसी अन्य जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की प्रॉब्लम है उसके कारण इनको कोई तकलीफ है, तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन लेने की और वो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, उनको ध्यान रखना होगा कि उनके जो लोकल डॉक्टर उनके संपर्क में, अगर कोई दिक्कत हो तो स्थानीय डॉक्टर, तो कैसे भी अगर वैक्सीन दिया था तो 30 मिनट उनको ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और थोड़ी बहुत फीवर वगैरह आती है 1-2 दिनों के लिए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए और वैक्सीन वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने अंदर के लक्षणों को पहचानें। अगर इस तरह की कोई समस्या नज़र आती है, आप जिन डॉक्टर्स के साथ अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप उनके सजेशंस के साथ आगे बढ़ें, बहुत ज़रूरी ऐसे में ये हो जाता है। डॉक्टर रीता चकोर, मैं ये भी समझना चाहूँगी, चूँकि अभी लगातार जो नॉर्म्स हैं उनमें तब्दीली भी देखने को मिल रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर वैक्सीनेट नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब ये कहा गया कि नहीं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो स्तनपान कराती हैं बच्चों को, वो भी अब इसके दायरे में आएंगी, वो भी वैक्सीनेट हो सकती हैं। तो क्या ये हम मानकर चलें कि रिसर्च ये कहते हैं, या फिर अब जो इस पर तमाम चीज़ें जो रिसर्च के तौर पर सामने आई होंगी अब वो पुख्ता करती हैं कि ये सभी लोग सुरक्षित रहेंगे अगर इन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है या इनको वैक्सीनेट किया जाता है? तो अवश्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये नए गाइडलाइन के हिसाब से लैक्टेशन में जो दूध पिला रही है माँ, वो वैक्सीन ले सकती हैं, वो एकदम सेफ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रेगनेंसी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, प्रेगनेंसी स्टेज में वैक्सीन ले या ना लें ये अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं लेना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हैं तो वो ना लें, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल अपने को बचा के रखें, जो प्रेग्नेंट अगर हो गई हैं उन्हें बिल्कुल बचा के रखना चाहिए अपने आप को, और क्योंकि वो वैक्सीन नहीं ले रही हैं उनके साथ बहुत मिनिमम कांटेक्ट किसी से नहीं करें। और जो नॉर्म है कोरोना गाइडलाइंस का
जैसे फेस मास्क, 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि हैंड वॉशिंग हमेशा करें और अपना चेहरा कभी ना टच करें। जैसे कि अगर आपको आंख, नाक, मुंह कुछ भी फेस को टच करना है उसके पहले हाथ को जरूर वॉश करें या सैनिटाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, एंटीनेटल केयर अच्छे से कराना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हाइड्रेशन बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, वो पानी वानी की कमी नहीं होना चाहिए बदन में। और अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो उन्हें ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए। और हालांकि हम एंटीनेटल विजिट्स कम कराते हैं, बहुत कम, या तो आप टेली मेडिसिन के थ्रू करवाइए या बहुत ज़्यादा नहीं कराइए। घर में ब्लड प्रेशर नापने की सुविधा होनी चाहिए, वो रख लें अपने पास मशीन और ब्लड प्रेशर चेक करें। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो एक ही है कि 2-3 प्रॉब्लम्स है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन जो सिम्टम जिनको हो जाता है वो फिर उनका आईसीयू एडमिशन रेट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा सीरियस तुरंत हो जाती हैं। लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सिम्टम नहीं होता और उनकी डर होता है कि वो समय के पहले कहीं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर हो जाती हैं पॉजिटिव, वैसी स्थिति में क्या जो दवाइयां नॉर्मली लोगों को दी जा रही हैं, क्या वो तमाम दवाइयों का सेवन प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती हैं क्या, या फिर उसका बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है क्या? किस तरह के एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए? इस सवाल का मैं जवाब लूं उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ के हैं। विकास गया से हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़े हैं। विकास, आप अपना सवाल पूछें। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे बहुत बहुत दिनों से सूखी सर्दी रहती है। नाक जो हमेशा एक तो बंद रहता है, एक खुला रहता है, वो रात में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, दिन में नहीं होता। उस दौरान वैक्सीनेशन ले सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर शील अवनीश। हाँ विभा जी, ये सवाल जैसे हमने बार बार कहा है कि मतलब वैक्सीनेशन से परहेज किसी भी सेंस में नहीं करना है। इनको वैसे भी जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं जो कोरोना से भी मैच करते हैं, कि कोरोना में भी हमारा मेन दिक्कत तो यही होती है कि लोगों को सांस की दिक्कत होती है, सर्दी खांसी होती है, गले में खराश होता है, तो इनके लिए तो और एक असमंजस वाली स्थिति होगी। ये इनको नॉर्मल अगर कोविड हो भी जाता है तो इन्हें लगेगा कि ये तो इनका नॉर्मल जो पुराना चलता आ रहा है वही लक्षण है, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन में भी रहेंगे और इसी के चलते अगर कोविड की बढ़ोतरी हो जाती है, कोविड के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे तब जाके इन्हें शायद एहसास होगा कि ये कोविड हो गया है। तो इसीलिए एक इस असमंजस को तो पहले दूर कर लें कि हमें वैक्सीनेशन कराना है। तो मैंने कहा ना, बार बार वही कहूंगा कि वैक्सीनेशन तो हर आदमी को कराना है जिसकी उम्र आज के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 18 साल से ज्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब 12 साल से भी ऊपर बच्चों को भी वैक्सीनेशन का सेकंड फेज जो चल रहा है ट्रायल नीति आयोग के द्वारा, कि हम कोवैक्सीन को बच्चों में भी इंप्लीमेंट करें ताकि और भी बड़ा सेगमेंट हमारा वैक्सीनेट करा सके। तो इनका जवाब तो ये है, मगर इनको साथ में ये भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इनके जो लक्षण है सर्दी खांसी के, भले ही ये पुराने लक्षण हैं, इनको पहले भी रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस होगी या एलर्जी की इनको समस्या होगी, बट आज के डेट में अगर इनको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, साथ में अगर बुखार है, गले में खराश है या और कोई लक्षण जैसे डायरिया हो गया, बदन में दर्द हो गया, तो इस बात को ये नजरअंदाज ना करें, इस बात की गंभीरता से लें। और दूसरा चीज हम जो आज के डेट में सबको सलाह देते हैं कि अगर कोई इस तरह की दिक्कत है तो सैचुरेशन अपना मॉनिटर कर लें, ये 2 चीज जरूरी है। और इनके लिए एक फायदेमंद चीज बहुत होगी कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे स्टीम लें, दिन में 2 बार बिना कोई दवाई डाले। बार बार मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि दवाई डालने की आवश्यकता उन्हीं को है जिसमें कंजेशन बहुत ज्यादा है। नॉर्मल केस में अगर ये प्लेन स्टीम 5 से 10 मिनट का लेते हैं अच्छे से किसी एक क्लॉथ से ढक के, तो इनको बहुत फायदा करेगा। इनकी जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं प्लस अगर कोरोना के कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं तो इसमें स्टीम का बहुत फायदा, क्योंकि आपकी जो सांस की नली है, चाहे वो हमारा गला हो जहां पहले वायरस अटकता है, उसके बाद जो हमारा एयरवे है, सांस की नली, इसी में वायरस का जहां बढ़ता है तो इसको हम गर्म स्टीम के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। स्टीम का जो टेम्परेचर है वो इस वायरस को डीएक्टिवेट करता है। तो ये फायदा दोनों तरह से इनको होगा, एक तो कोविड के लक्षण के चलते, कोविड के इन्फेक्शन से, और दूसरा इनकी जो एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, उससे भी इनको बहुत फायदा होगा, दवाइयों की इस्तेमाल कम होगा। बिल्कुल आपको ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूर इनको फॉलो करना चाहिए। रामगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, कृष्णा। कृष्णा, आप अपना सवाल पूछिए। कृष्णा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
हाँ मैडम, हाँ मैं आप अपना देखिए, सवाल पूछिए। मेरा जो है डायबिटीज हमेशा 200 से पार रहता है और एलर्जी भी है। जब मौसम खराब होता है तो छींक वगैरह आने लगता है, तो इस अवस्था में हम वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर रत्नेश चौधरी। जी देखिए, आपको डायबिटीज है और आपको जब मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी हो सकती है। आज के समय में अगर किसी को भी सर्दी खांसी हो रही है तो यह माना जा रहा है कि उसको कोरोना है, यह माना जा रहा है। खासकर आप डायबिटिक यानी कोमॉर्बिडिटी आपको ऑलरेडी है, तो आपको अगर सर्दी खांसी हो रही है तो आप आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कराएं। हो सकता है इन टेस्टों में आप निगेटिव भी आ सकते हैं, तो कुछ दिन आप इंतजार कर लें, उसके बाद आप वैक्सीन दो। जो रिसेंट गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से जो है कुछ दिनों का इंतजार करना, 2 से 3 महीने का इंतजार भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सांसों के व्यायाम का, जैसा कि डॉक्टर शील बता रहे थे, आप स्टीम लेना शुरू करें, आप गार्गेलिंग करें। इन सब से अगर आपकी जो खांसी है, जो सर्दी खांसी, वो बेहतर हो जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी से, कुछ योगिक प्राणायाम से, फिर आप जो है 14 दिनों के बाद जो है अपने आप को देखें, फिर आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कराएं। उसमें अगर निगेटिव आते हैं तो फिर आपको जो है वैक्सीन लेना चाहिए, अन्यथा जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको 2 महीने का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर रत्नेश, इस बात को तो एक आम आदमी को और अब सभी लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ 2 ही ऐसी कैटेगरीज है जिन लोगों को वैक्सीन लेने से इस वक्त मना किया जा रहा है। एक तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन लोगों में इस चीज की मनाही है, और एक प्रेग्नेंट लेडीज। इसके अलावा जितने भी ग्रुप के लोग हैं वो वैक्सीन जरूर ले सकते हैं, ये उनके लिए सुरक्षित है और गाइडेड भी है, यही गाइडलाइंस कहता है इस वक्त। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि भारत में अभी 2-3 दिन पहले ही लैक्टेटिंग वुमेन को शामिल किया गया था, है ना, कि जो महिलाएं जो है अपने बच्चों को स्तनपान करा रही, उनको शामिल किया गया था। अभी भारत में जो है जो प्रेग्नेंट लेडी है उस पर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, आईसीएमआर इस पे काम कर रहा है। लेकिन 4-5 दिनों पहले अमेरिकन ऑब्स एंड गायनिक और जो एसोसिएशन है उन्होंने वहां पर फाइजर वैक्सीन को जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए उन्होंने अप्रूव किया है। तो कहना चूंकि कि कोरोना जो है बिल्कुल नई बीमारी है, लगभग 1.5 साल है। ऑफिशियली अगर भारत में माने तो 30 जनवरी 2020 से, और पूरे वर्ल्ड में माने तो 30 दिसंबर 2019 से बीमारी है। तो यह एक इवॉल्विंग साइंस है। इस इवॉल्विंग साइंस से बहुत सारी चीजें इफ बट्स के साथ आ रही है, इसको एक दिन में कंक्लूड करना हमें संभव नहीं होता। कोई वैज्ञानिक, कोई देश उसको संभव कर ही नहीं सकता। पूरे अमेरिका में देखिए, जिसकी जनसंख्या 33 करोड़ है, वहां 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ब्राजील में 4,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इवॉल्विंग साइंस है, इसलिए आज की डेट में कैंसर के रोगियों को उसमें बहुत सारे अलग अलग कोमॉर्बिडिटीज के साथ हो सकते हैं, नहीं दिया जा रहा। लेकिन अमेरिकन एसोसिएशन जो ऑब्स एंड गायनिक उन्होंने अप्रूव किया। भारत में भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, यानी कि जो पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको वैक्सीनेशन नहीं देना। हो सकता है आने वाले दिनों, क्योंकि जो फाइजर के वैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट करीब 92% है, कोवैक्सीन जो है भारत में उसका करीब 80-81% है, और जो कोविशील्ड है उसका 70% एफिकेसी है। लेकिन नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वायरस अपने आप में म्यूटेट कर रहा है, अपने संरचना में बदलाव कर रहा है। इन कारणों से जो इवॉल्विंग साइंस वो प्रतिदिन या हर दिन कहें या हर 10 दिन तक कहें अपनी गाइडलाइंस को चेंज कर रहे हैं। जो हमारी संस्थाएं हैं, WHO, ASMR या अन्य संस्थाएं हैं, आयुर्वेद की संस्थाएं हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए आज की डेट में हमें अवेयर रहने की जरूरत है। और आज की डेट, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, भारत में कैंसर के रोगियों और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको जो है वैक्सीन अभी अलाउ नहीं किया गया। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा देखिए बाकी सभी लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं, और आपको जरूर वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक शील्ड के तौर पर आपके सामने कवच के तौर पर काम करता है और आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बचाता है, सुरक्षित करता है। हमारे साथ एक कॉलर झारखंड से जुड़ गए हैं, रांची से विकास, आप अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये परसों मुझे सैटरडे के दो पेट दर्द हुआ था बहुत कस करके शाम में। हेलो, और पेट दर्द हुआ था और वो उल्टी वगैरह, मतलब वोमिटिंग हुआ था, हल्का वोमिटिंग में पिट निकला था, अन्न नहीं निकला था, और लूज तरह मोशन हुआ था। तो क्या ये तो डॉक्टर, चूंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है शुरू से, तो ये क्या कोरोना के लक्षण है कि ये? अभी के हालिया जो सिम्टम्स है उसमें तो डॉक्टरी जानकारी यही कहती है कि आप इसे भी कोरोना के सिम्टम्स समझें और इसे लेकर आप अभी से सचेत हो जाएं, जांच जरूर करा लें। फिर भी मैं डॉक्टर शील अवनीश आपसे जानना चाहूंगी कि जिस समस्या का जिक्र ये कर रहे हैं, क्या गाइड किया जाए इन्हें, इस वक्त इन्हें क्या करना चाहिए? विभा जी सही कह रहे हैं आप कि ये जो चीज है ये बता रहे हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम है, GI सिम्टम जिसको हम कहते हैं। तो इस बार जो कोविड है
ये पिछले 2020 की कोविड की अपेक्षा इसमें बहुत सारे भिन्न तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं मरीज में। जो हम पहले समझते थे कि हाँ सांस की ही दिक्कत होगी ज़्यादातर मरीज को, या तो बुखार होगा, खराश हो, गले में खराश होगा और सांस की दिक्कत होगी, ये टिपिकल कोविड के सिम्टम्स है। बट आज के डेट में जो हमारा जो टिपिकल सिम्टम्स ऑफ कोविड थोड़ा कम हो गया है, बाकी सिम्टम्स भी प्रिडोमिनेंटली सामने आ रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, ये बहुत कॉमन हो गया है। 20 से 25% लोगों में आपने देखेंगे कि इनको लूज मोशन, दस्त हो रहे हैं, वॉमिटिंग की टेंडेंसी है, पेट में दर्द होना, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। और इसमें हो सकता है साथ में इनको एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी सांस की दिक्कत ना हो, तो इसको भी हम कोविड का लक्षण मांगे। इसके अलावा हार्ट वाले मरीज में भी, जिसमें छाती में दर्द है या धड़कन बढ़ जाना, इस तरह का कोई सिम्टम है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है, जो किडनी की समस्या है, तो किडनी को भी कोविड कहीं ना कहीं इस बार के जो कोविड में इन्फेक्टिव रेट ज्यादा है, तो किडनी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका 5 से 10% इंसिडेंस रेट बताया जा रहा है। तो ये जो सिम्टम है इसको इग्नोर नहीं करें। अभी हमारा जो वैक्सीनेशन को अभी होल्ड करके रखें, अगर इनको वैक्सीनेट कराना है तो अभी के दौरान में ये वैक्सीनेट नहीं कराएंगे। ये अपने आप को जब तक एक जांच करा के फॉर्मल एक RT-PCR, मैं ये नहीं कहूंगा कि एंटीजन करा लें, कि एंटीजन की सेंसिटिविटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है, वो 30-40% ही है। अगर उसमें भी वायरल लोड ज्यादा हो तभी पकड़ में आता है, अदरवाइज नहीं। बट RT-PCR करा के अगर ये नेगेटिव आते हैं और इनको बुखार या इस तरह के कोई लक्षण नहीं है, ये जो दस्त और उल्टी की लक्षण इनके सेटल हो जाती है, तब ये वैक्सीनेट कराएं। बट इस लक्षण को ये कोविड के लक्षण मान के चलें और अपने आप को थोड़ा सा घर में अपने आप को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लें, क्वारंटाइन कर लें। और एक और चीज है, मैं विवा जी आपसे ये क्लियर करना चाहूंगा कि आज के डेट में कोविड के साथ टाइफाइड का हम बहुत बार जांच करा लेते हैं, पेट में दिक्कत है, और टाइफाइड का रिपोर्ट हमारा जो विडाल टेस्ट कहते हैं पॉजिटिव आता है। कि बहुत सारे सवाल कॉलर्स हमें भी फोन करके पूछते हैं, सर मेरा विडाल पॉजिटिव आया। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये विडाल जो है ये क्रॉस रिएक्टिव, ये भी जो हम जो टेस्ट करते हैं ये क्रॉस रिएक्टिव टेस्ट है। तो इसमें जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं, कोविड का लक्षण है, वो टाइफाइड की विडाल टेस्ट पॉजिटिव की तरह प्रेजेंट करते हैं और GI सिम्टम्स तो है ही। तो हमारा इलाज का जो पद्धति है, इलाज का जो तरीका है, वो टाइफाइड की तरफ बढ़ जाता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि हम मेन कोविड का इलाज जो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि हमें एंटीवायरल देना ऐसा जरूरी नहीं, बट जो उसके लिए हमें सावधानी रखनी है वो हम भूल के हम टाइफाइड पे फोकस करने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। हालात में नॉर्मल पब्लिक के लिए भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। आपको इस वक्त अगर कोई बिल्कुल सिम्टम्स नजर आता है तो आप उसे पहले कोरोना माने, कोरोना को लेकर आश्वस्त हो जाएं, जांच करा लें और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करें, अपने आप को आप सेल्फ आइसोलेट कर लें। ये सावधानी आपकी खुद के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ इस सवाल को उठा रहे थे, मैं उन्हें भी सजेस्ट करना चाहूंगी और डॉक्टरी सलाह भी यही कहती है कि आप अपना टेस्ट कराएं, निश्चिंत हो जाएं और उसके बाद ही आप वैक्सीनेट हो। गया से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, आनंद। आनंद, आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जानना मेरा 2 सवाल है मैडम जी। मैं पिछले 8 अप्रैल को हम पॉजिटिव हुए थे। पिछले 8 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे और 22 को हम निगेटिव हो गए और अभी तक कोई समस्या भी नहीं है जी। तो पहला क्वेश्चन है कि हम अभी वैक्सीन कितना दिन के बाद लें। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि हम 8 को हमारा पॉजिटिव जांच कराया था RT-PCR, 15 से हम मेड्रॉल लिए थे 8 mg 2 सुबह शाम 10 दिन तक, फिर 5 दिन लिए थे 8 mg एक टाइम और फिर 6 दिन लिए थे हाफ, मतलब 4 mg। तो क्या कोई खतरा है उससे क्या? बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी कि आप में से कोई जिन्हें भी सब बेहतर तरीके से इन्हें सजेस्ट कर पाए, डॉक्टर साहब प्लीज आप गाइड करें, क्योंकि इनकी जो समस्या है क्या इनके लिए सही है क्या गलत है वो आप जरूर बताएं। हाँ नहीं, ये समस्या आज की डेट में हमारा जो ये इंसिडेंस ऑफ ब्लैक फंगस जिससे हम डर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है जो इन्होंने बताया कि हमारा जो प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड थेरेपी है, जो अगर एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, हमें स्टेरॉइड को हफ्ते 10 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉइड, खासकर जो डायबिटिक्स हैं जिनको दिक्कत होगी, हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हम तो दवाई तो खा ले रहे हैं, शुगर मॉनिटर कर नहीं पा रहे हैं। अब ये होता है कि कोविड तो ठीक हो गया मगर उसके 10 दिन के बाद हम दूसरे इन्फेक्शन को लेके जो हमने उसको पनपने के लिए इस बीच में स्टेरॉइड के, कि स्टेरॉइड लेने का फायदा जरूर है
मैं ये नहीं कहूँगा स्टेरॉइड से इस कोविड में हमें फायदा नहीं हो रहा। कोविड का आज की डेट में सबसे कारगर अगर हम देखें तो इलाज है कि हम कोविड के दौरान हम अगर अपने जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसको हम स्टेरॉइड, जो इस तरह की दवाइयां हैं, मेड्रोल हो गई, डेक्सोना हो गया, इस तरह की दवाइयों से हम इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करते हैं। बट ये जो दवाई है, ये स्टेरॉइड है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी कम करती है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज जो है कि आपकी शुगर लेवल्स को, जो खासकर जिनमें अनकंट्रोल डायबिटिक्स हैं, बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया जाता है। 400-500 तक का भी शुगर हमने देखा है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो डोसाइल से जो मतलब इन्फेक्शंस हैं, जो फंगल इन्फेक्शन है, जो नॉर्मल कोर्स में हमें इफेक्ट नहीं करता, ये भी अपना रूप दिखाना शुरू करते हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस हो गया, जो व्हाइट फंगस भी कैंडिडियसिस जिसको हम कह रहे हैं। तो ये सब चीज का कारण यही है कि हमने बहुत लंबे दौरान हमने स्टेरॉइड लिया। तो जैसे बता रहे कि मेड्रोल 8 mg करके इन्होंने 2 बार लिया, उसको 10 दिन लिया, फिर उसके बाद उन्होंने 5-7 दिन उसको कंटिन्यू किया एक डोज पे, और उसके बाद फिर उन्होंने 6 mg। तो लगभग इन्होंने 15-20 दिन का तो कोर्स इन्होंने कर दिया। और अभी भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो स्टेरॉइड जब हम लेते हैं तो उसको हमको धीरे धीरे टेपर करना होता है, तो उसको हम इतने लंबे टाइम तक टेपरिंग का डोज ना करें। स्टेरॉइड को हम थोड़ा कम से कम इस्तेमाल करें। और जैसे ही सिम्टम्स हमारे कम होने लगते हैं, शुरुआती 3-4 दिन स्टेरॉइड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वीक के बाद जब सेकंड वीक में सिम्टम्स आते हैं, उस समय जो स्टेरॉइड का 3-4 दिन हमारे हायर डोज दे सकते हैं। बट उसके बाद हमको जैसे ही सिम्टम्स कम होने लगते हैं, फीवर कम होने लगता है, सैचुरेशन हमारा ठीक है, तो स्टेरॉइड का डोज हमको कम करना है। जो डॉक्टर साहब हैं, हमने कहा ना कि ये जो छोटे लेवल पे भी है, वहां भी हमने स्टेरॉइड को एक रामबाण मान लिया है कि हमें इसे देते जाना है। और 1 महीने 1.5 महीने मरीज ऐसे भी हैं जो 1-2 महीने तक थोड़ी भी खांसी होती है। इस हालात में चूंकि यही इनको स्टेरॉइड जितनी जल्दी हो, हाँ नहीं तो ये 6 mg पे ले रहे हैं, उसको हाफ डोज करें, 2 दिन ले, तीसरे दिन से उसको बंद कर दें, कि ऑलरेडी 15-20 दिन इन्होंने स्टेरॉइड की दवाई खा ली है, अब इनको बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। बिल्कुल। तो अब आप और अगर ये डायबिटिक है तो अपना शुगर का इवैल्यूएशन जरूर करा लें। ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, अगर ये डायबिटिक है तो अपनी शुगर की जांच भी कुछ दिन अभी रेगुलर करा लें। बिल्कुल। तो आप अपने हेल्थ को मॉनिटर भी करते रहें। और जिस तरीके से स्टेरॉइड को लेकर के डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब आपको इसे धीरे धीरे बंद करने की स्थिति की तरफ जाना चाहिए। लंबा तौर पर इसका सेवन जो है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बनिस्बत कि इससे आपको फायदा हो। हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ गए हैं, उपेंद्र, आप अपना सवाल पूछें। देखिए, मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल काफी दिनों से मेरे मन में जो है कि उत्पन्न हो रहा है कि हमारे पूर्व MP महोदय माननीय पप्पू यादव जी इतने हॉस्पिटल में गए, मुर्दा घर में गए, रोगी के पास गए, जो कोविड से उन लोगों के पास बहुत नजदीक होके गए। कंटिन्यू 1.5 महीना तक वो उन्होंने सबको टच किया, सुबह से लेके 12 बजे रात तक। फिर भी उन्होंने लास्टली अपना जब चेक कराया तो वो निगेटिव पाए गए। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जबकि अच्छे बड़े संपन्न डॉक्टर लोग 2 वैक्सीन लिए, उसके बावजूद भी दुनिया से गुजर गए। तो मेरा सवाल ये है कि ये वाकई ऐसा क्या है भाई, क्या पप्पू यादव जी? चलिए मैं आपकी बात समझ गई उपेंद्र। आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसका लब्बो लुआब ये लगता है डॉक्टर साहब, राजनीति में नहीं जाएंगे कि आखिर किसे हो गया और किसे नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि आपकी इम्यून पावर इतनी मजबूत है कि आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, आप लोगों की सेवा भी कर पा रहे हैं और आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही सभी के साथ हो, ये सभी उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके पीछे की अगर जो सीधे तौर पर सवाल पूछा है डॉक्टर साहब की, सबसे बड़ा कवच तो यही है कि अगर आप सावधानी बरतते हैं, और इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स आपके सामने खड़े हैं जो उन्हीं के बीच रहते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की को जीवन दे रहे हैं, और उसके बावजूद वो सुरक्षित हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, और डॉक्टर्स की तरफ से भी शायद कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर कुछ कमियां रह जाती होंगी, शायद इसलिए वो अफेक्टेड हो जाते होंगे और कैजुअलिटीज भी हो रही है। लेकिन आपको एक मास स्केल पर देखने की जरूरत है, प्रतिशत क्या है डॉक्टर्स का भी जो कि आपकी सेवा कर रहे हैं और अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, और अभी भी अनवरत दिन रात आप लोगों की मदद में लगे हुए हैं। फिर भी डॉक्टर साहब, क्या यही एक वजह है सावधानी, और सावधानी डॉक्टर्स आम और खास सभी के लिए एक ही बराबर एप्लीकेबल है? डॉक्टर रत्नेश। देखिए बिल्कुल जी, देखिए सबको बिल्कुल सावधानियां रखनी चाहिए।
और अगर कोई व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है और उसकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि उसको, जैसे आप देखिए बहुत सारे आदिवासी लोग हैं उनको जो है इस तरह की बीमारियां नहीं हो रही हैं, उन्हें भले ही एंटीबॉडीज उनकी डेवलप कर गई, जो सीरो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर एंटीबॉडीज उनकी डेवलप, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। तो कोई व्यक्ति, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर लगातार घूम रहा है और उसकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि उनको बीमारी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न जिस नेताजी का नाम ले रहे हैं, प्रश्न है कि वो डीएमसीएच में काफी दिनों से भर्ती भी हैं, इसका भी होना चाहिए कि वो क्यों भर्ती हैं। इसलिए आप इसको जनरलाइज वे में न लें और जो बचाव है, चाहे वो मास्क हो या हैंड वॉशिंग को करना हो, ट्रिपल मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही वायरस से बचाव है। हो सकता है उन्होंने कोई टेस्ट कराया, उनका कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है जिस नेताजी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में कई बार आरटीपीसीआर भी निगेटिव आ रहा है लेकिन उनको सिम्टम है, कई बार या सिम्टम नहीं भी, एसिम्प्टोमेटिक भी है। तो इसको बिल्कुल राजनीति के तौर पे नहीं देखना चाहिए और इसको ये नहीं कि कॉन्स्पिरेसी के तौर, जो प्रश्नकर्ता थे उनकी बातों से ही लगे कोई कॉन्स्पिरेसी तो ऐसी नहीं हो रही है कि आम लोगों के लिए और नेताओं के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप बिल्कुल ध्यान रखें कि वायरस धर्म, जाति, नेता और आम लोगों के बीच कहीं कोई भेद नहीं करता। की भी कैजुअलिटीज हो रही है, खास लोगों की भी हो रही है और आम लोगों की भी हो रही है। तो बीमारी जो है वो देखकर, सोचकर, समझकर लोगों को आक्रमण नहीं करती है, वो किसी को भी अपनी जद में ले सकती है और कोई भी इससे बच सकता है जो सावधानी बरतता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, राजन, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, हमको यही पूछना है कि बच्ची है राजन, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा लाउड पूछें, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, हमारी एक बच्ची है, 21 साल उम्र है जी। उसको टाइफाइड है जी। प्लेटलेट कम है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऐसे में हम मतलब उसको दिलवा सकते हैं ये इंजेक्शन? या डॉक्टर रीता चकोर, आपने सुना होगा कॉलर की क्या समस्या है, अपनी बेटी को लेकर परेशान है, क्या करें वो इस वक्त? उनको टाइफाइड है। टाइफाइड में यूजुअली कभी कभी सारे ब्लड एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, हो सकता है उसी इन्फेक्शन से उनका हुआ हो। और क्या क्या बताया उन्होंने कि ब्लड भी कम है, एनीमिया है। तो पहले तो वो उसका ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि इतना सीरियस पेशेंट जो उसका कि इतना कम है प्लस इन्फेक्टेड है, तो उसका ट्रीटमेंट कराएं और कोरोना टेस्ट भी कराएं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना में भी, टाइफाइड कोरोना में भी हो सकता है, और उसके कारण अगर ये सब है तो सारा ट्रीटमेंट करा लें। वैक्सीनेशन को थोड़ा सा वो अपार्ट रखें, कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाए, थोड़ा सा उसका बॉडी करेक्ट हो जाए, उसका टाइफाइड ठीक हो जाए या फिर कोरोना है या टाइफाइड है, इसमें डिफरेंस करा लें। पहले उसकी जांच करा लें, अगर वो दोनों नहीं है, ब्लड दे देना चाहिए उनको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं जिससे कि प्लेटलेट और ब्लड दोनों बढ़े उनका। उसके बाद जब वो अपनी ठीक हो जाए तब उनको वैक्सीन कराइए, वैक्सीनेशन। क्योंकि ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने कहा है कि किस किस कंडीशन में नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, लेकिन उसमें एक और बात है कि अगर कोई बहुत सीवियरली जिसको कि एलर्जी है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी सीवियर टाइप का है, उसमें भी बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन से भी हाइपर सेंसिटिविटी, अगर कोई एटोपिक पर्सनालिटी है जिसको कि एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे पेशेंट को भी हम लोग को बहुत केयरफुल होकर के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो अब ये पेशेंट वीक है, टाइफाइड है, ब्लड की कमी है, तो इसका पहले ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा ज़रूरी है देन की वैक्सीनेशन। हालांकि ये ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन उन्हें भी कराना है, लेकिन वो थोड़ा ठीक हो जाए, उनका इन्फेक्शन दूर हो जाए, अभी जो टाइफाइड है वो करेक्ट हो जाए, या फिर वो टाइफाइड और कोरोना का डिफरेंस पहले करा लें, आरटीपीसीआर भी करा लें साथ साथ, और क्या प्रॉब्लम है इसका ट्रीटमेंट अपने फिजिशियन से जरूर मिले, उनसे ट्रीटमेंट कराएं, फिर वो वैक्सीनेशन के बारे में सोचें। बिल्कुल, तो यही डॉक्टरी सलाह कहती है कि इस वक्त सभी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये बात समझनी होगी कि अगर अभी इस वक्त इस हालात में जब आप वैक्सीन लेने की सोच रहे हैं, उस वक्त अगर आपको कोई परेशानी है या आपको किसी गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो पहले आप उसे जानिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लीजिए और निश्चिंत होकर वैक्सीनेट होइए। आप डॉक्टरी सलाह नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचे, वहां जाकर आप अपनी स्थिति को उनके सामने रखें, जांच कराएं, रिपोर्ट्स के बाद आप उसके अनुरूप व्यवहार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो किसी भी इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो। हमारे साथ एक कॉलर पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपना सवाल पूछें। हमारे कॉलर जो है उपेंद्र, आप अपना सवाल पूछें। सर, हमको पूछना था कि मान ले कि कोई
बच्चा का दूध पिला रहा है, 2-4 महीना पहले डिलीवरी हुआ है, बच्चा का दूध पिला रहा है, तो वो वैक्सीन ले सकता है? बिल्कुल, बार बार डॉक्टर्स ये जानकारी दे रहे हैं कि जो स्तनपान करा रही हैं माताएं वो भी वैक्सीनेट हो सकती हैं, बिल्कुल सुरक्षित है और डॉक्टरी सलाह भी यही कहती है। फिर भी मैं चाहूंगी कि चूंकि लोगों को यकीन होता है जब डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी डॉक्टर शील अवनीश आप जरूर इन्हें सजेस्ट करें, आप जरूर बताएं, आपकी बात पर ज्यादा यकीन आम पब्लिक करती है। जी विभा जी, चलिए धन्यवाद। वैसे आप लोग जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जिस तरह से इसके बातों को मरीज के पास रख रहे हैं इनको, तो आपका भी इम्पैक्ट उतना ही है मुझे लगता है, क्योंकि ये चीज़ है अब सबके अवेयरनेस में आ गया है कि वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन कौन सा कराना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी वैक्सीन आपके उसमें दायरे में अवेलेबल है उसको कराएं। दूसरा है लैक्टेटिंग, मतलब जो स्तनपान करा रही हैं, जो माताएं हैं जो स्तनपान करा रही हैं, उनको आज के गाइडलाइंस के हिसाब से बेफिक्र होकर अपना वैक्सीनेट कराना है। बस यही चीज़ एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि उस वैक्सीनेशन के दौरान जो कोई भी हो उसे कोविड के लक्षण नहीं हो, तो कोविड के लक्षण में बुखार, खांसी, गले में खराश या पेट की समस्या जैसे दस्त, उल्टी वगैरह इस तरह की समस्या ना हो। अगर बुखार वगैरह रहता है तो उस समय वैक्सीनेट बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं, बुखार, गले में खराश होना, सर्दी होना, पेट की कोई अपसेट है जिसमें दस्त, लूज मोशन वगैरह हो, तो उस समय वैक्सीनेट नहीं कराएं, अन्यथा ये वैक्सीनेशन अपना करा सकते हैं। ये तो इनके सवाल का जवाब हुआ। विभा जी, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अभी जो बार बार ये सवाल उठता है कि डॉक्टर लोग भी वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जा रहे हैं, तो मैं ये कंपेयर करना चाहूंगा, आज के जो हम डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये एक बॉर्डर पे खड़े एक सिपाही की तरह हैं। वहां उनको फिर भी उनका दुश्मन दिख जाता है, हमें हमारा दुश्मन दिखता नहीं है, हमें पता नहीं है। और कितनी भी तैयारी कर लें, उसमें बहुत सारे हमारे जो वीर जवान हैं शहीद होते हैं, ऐसा नहीं शहीद नहीं होते। भले ही हमने पूरी तैयारी बंकर बना लिया, हमने सारे प्रोटेक्शन दे दिए, बट कहीं ना कहीं जो दुश्मन कभी ना कभी आप पे हावी हो जाता है, वो दुश्मन तो फिर भी दिख जाते हैं। ये दुश्मन तो हमें दिखने वाला नहीं है, ये हमें दिखता नहीं। तो इसीलिए इस बात से विचलित नहीं हो कि बहुत सारे डॉक्टर ने उन्हें वैक्सीनेट कराया, क्योंकि हमारा कंपैरिजन इन जनरल पॉपुलेशन से अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस तरह से जिन मरीजों को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, हमारा जो इन्फेक्शन रेट है, हम जो जितने वायरल लोड के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारा जो इन्फेक्शन रेट है आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। आप जब पब्लिक में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, तो इसीलिए हमारा कंपैरिजन और उस रेशियो को देखने की जरूरत है डॉक्टर साहब, जिसमें लोगों को एक और चीज कहना चाहूंगा कि बहुत बार हम ये देख लेते हैं कि वो रेशियो क्या है, किस तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और किस तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग बचे हुए हैं। तो आप उस पहलू को भी देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा विभा जी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो डॉक्टर साहब जो जिनको दिक्कत हो रही है, उनमें कहीं ना कहीं कोमॉर्बिडिटीज भी है, उनमें शुगर की बीमारी या दमे की शिकायत, इस तरह के कोई लक्षण जो हमारे सामने नहीं है, वो चीज हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता कि उनको कोई और कोमॉर्बिडिटी थी। तो कोमॉर्बिडिटी के रहते कोविड के इन्फेक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल केस ऐसे में कैजुअलिटीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं गया से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, परमानंद आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, हमको डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना था कि जिस तरह से प्रखंड स्तर पे जांच वगैरह चल रहा है धीमी रफ्तार से, अगर मेरा गांव की बात की ले जाए, हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं जी, तो मैंने कहने का मतलब है कि हर एक घर में कोई ना कोई बुखार लगा हुआ है, बच्चा हो या बड़ा हो, और जिस तरह से लोकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर लोग हैं वहाँ पे भीड़ लगा हुआ रहता है। तो मैंने पहले हम लोग इलाज करवाएं या फिर कोरोना का जांच करवाएं? देखिए, मैं अपनी जानकारी से ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर कोई भी लक्षण है, कोई कहीं भी रह रहा हो, सबसे पहले आप अपना कोरोना जांच ही करवाएं, इसके बाद रिपोर्ट का लेकिन आप इंतजार न करें, उसके अनुरूप आप आज से अभी से दवाओं का सेवन शुरू कर दें। आप इससे कैजुअलिटी से बचते हैं, आप किसी तरह के नुकसान से बचते हैं। आप ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, गांव के दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। फिर भी चलते चलते मैं डॉक्टर रत्नेश चौधरी चाहूंगी कि आप जरूर इन्हें जानकारी दे दें कि ये फिलहाल इस वक्त क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए, अगर आपको सर्दी खांसी है, बुखार है, तो आप बिल्कुल अभी
कोशिश करें कि जांच का अगर नहीं हो रहा है तो उतना ज्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि कई बार जहां वैक्सीनेशन लोग कराने जा रहे हैं या कई बार जो RT-PCR है एंटीजन टेस्ट कराने जा रहे हैं वहां जो भीड़ है उससे जो है आप पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप चुपचाप अपने, अगर आपको थोड़े से भी कुछ लक्षण है, अपने आप को आइसोलेट कर ले 10 से 14 दिन के बीच में। जो भी दवाएं हैं, इसके अलावा स्टीम है, इसके अलावा गार्गलिंग करना है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सांस डॉक्टर रत्नेश, मैं चाहूंगी दवाओं का नाम भी आप बता दें। डॉक्टर साहब दवाओं का नाम भी बता दें ताकि लोग उसे लेना शुरू कर दें, क्योंकि इनका कहना है कि गांव में बहुत सारे परिवार के लोग जो है वो अफेक्टेड हैं। देखिए, अगर आपको अगर सर्दी खांसी बुखार हल्का फुल्का है तो सरकार ने कई बार अखबार में एडवर्टीजमेंट भी निकाला है। जैसे आपको बुखार है तो आप डोलो 650 या इस तरह की जो दवाई है, क्रोसिन है, उसको आप बुखार है तो जरूर लीजिए। आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं इन दवाओं को। इसके अलावा विटामिन सी की जो टैबलेट्स हैं उसको लें आप। इसके अलावा आप जो एजिथ्रोमाइसिन, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन लग रहा है तो आपको सर्दी खांसी है, एजिथ्रोमाइसिन 500 जो है एक जो है अगले 5 दिन ले। इस तरह ये 3-4 कुछ दवाएं हैं जिनका कि डायरेक्ट वायरस पर रोल नहीं है लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन पे रोल है। और अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खूब बढ़िया खाना खाएं, साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट लें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सांस के व्यायाम करें, चेस्ट फिजियोथेरेपी करें, योग जो हल्के फुल्के व्यायाम, बहुत ज्यादा नहीं करना है लेकिन हल्के फुल्के व्यायाम जो, चूंकि आप डॉक्टरी निगरानी में बिल्कुल नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को करें। इससे जो है आप अगले 10 दिन से 14 दिन में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। हमारे देश में रिकवरी रेट जो भी है 90% 95% के बीच अब चल रही है, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं। और ज्यादातर लोग जो होम आइसोलेशन ऐसा देखा जा रहा है वो ज्यादा अच्छे हो रहे हैं बनिस्पत की अननेसेसरी आप जांच कराने के लिए भीड़ लगा रहे हैं, आप जांच कराने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जांच कराने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये कहती है कि आप इस वक्त किसी भी लक्षण को हल्के में न लीजिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ आइसोलेशन में रहते हुए आप इन दवाओं के सेवन के साथ सुरक्षित भी होते हैं, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। डॉक्टर रीता चकोर, डॉक्टर शीला अवनीश और डॉक्टर रत्नेश चौधरी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपने बहुमूल्य वक्त निकाला, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़कर लोगों की मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से चलते चलते हमारी अपील की, देखिए केसेस भले कम हो रहे हों और इस बीच आपकी लापरवाही नजर नहीं आनी चाहिए। वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद भी सतर्कता सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा कवच है, इसका पालन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।